So guys, today we are going to start the next topic, sources of human capital formation. यहाँ तक मैंने आपको मार्क भी करा दिया और आई हैव गिवन यू नोट्स ऑल्सो. अच्छा, जिसको कोई भी बात समझ ना आया करे प्लीज़ पूछ लिया करो, देन विल मूव फॉरवर्ड. आज क्या करना है, आज का टॉपिक काफ़ी इजी है, आप लोग खुद समझ जाओगे, रीड करके ही समझ आ जाएगा. थोड़ा बहुत जो बीच में कमियाँ हैं आई विल एक्सप्लेन यू. अभी तक हमने पढ़ा कि जैसे फ़िज़िकल रिसोर्सेज थे, जो भी हमने अभी तक स्टडी किया वो कह रहा था कि जैसे फ़िज़िकल रिसोर्सेज थे सेम ही हमारे होते हैं. वेट अ मिनट. जैसे फ़िज़िकल रिसोर्सेज होते हैं सेम ही हमारे होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज. ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जैसे फ़िज़िकल रिसोर्सेज सेम है. जैसे इसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉफिट्स कमाने के लिए. मैंने अगर कंपनी खोली, रॉ मटेरियल ख़रीदा, मशीनरी ख़रीदी एंड स्टॉक लिया, फर्नीचर लिया, ऑफिस खोला, फैक्ट्री खोली, लेबर रखी, तो ये सारा मैंने क्यों किया? ताकि मेरे को प्रॉफिट हो, मैं एक इनकम बना सकूं, प्रॉफिट या अपनी एक इनकम खड़ी कर सकूं जो मेरी हर महीने होगी और जो अपने घर पे मैं घर चलाने के लिए लेके जाऊँगा. सिमिलरली हम इसके अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं. मैंने लास्ट टाइम बताया था कैसे इन्वेस्ट करते हैं, आज हमने वो पढ़ना है. कि इसमें तो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल लो, सर्विस सेक्टर में चले जाओ, कोई शॉप खोल लो, कुछ भी आप कर सकते हो. लेकिन हमारा फ़िलहाल ये चैप्टर नहीं है, बस ये आपको कंपैरिजन के लिए, ताकि ये बच्चों को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फैक्ट्री खोल ली, दुकान खोल ली, ये वगैरह वगैरह. हम पढ़ रहे हैं ये चैप्टर. अब वो कह रहा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए कि हमको बदले में प्रॉफिट मिले या हमारी एक इनकम जनरेट हो जाए या हमारे को कोई बेनिफिट मिले. बेनिफिट मतलब कोई फ़ायदा मिले, ठीक है ना. तो एक बात ध्यान रखनी है कि जो फिज़िकल रिसोर्सेज के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट की है उसका प्रॉफिट हमको स्टार्टिंग से ही मिलना शुरू हो जाएगा. 5-6 महीने, साल के अंदर हमको मिलना शुरू हो जाता है और उसके बाद कॉन्टीन्यूसली हर महीने मिलता रहता है. स्टार्टिंग में कम होता है, बाद में बढ़ता रहता है. फैक्ट्री खोलने या दुकान खोलने के बाद थोड़े से दिन ऐसे आते हैं स्टार्टिंग में जब इनकम कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है, नुकसान भी होता है, बाद में प्रॉफिट होना शुरू होता है, तो रेगुलर होता ही रहता है. इसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें इमीडिएट प्रॉफिट्स नहीं है, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करते रहने, पैसा लगाते रहना. जो रिटर्न्स मिलेंगे ना आपको बदले में, प्रॉफिट या बेनिफिट्स या जो भी आपको रिटर्न्स मिलेंगे वो बड़े स्केल पे मिलेंगे, लेकिन बहुत देर से. इसमें इमीडिएट मिल जाते हैं, इसमें दे टेक टाइम, इनको टाइम लगता है. तब तक आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हो. जैसे अभी आप पढ़ा रहे हो अपने बच्चों को या आप लोग पढ़ रहे हो, आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं तो सॉरी, तो क्या होता है कि आपको अभी तो आपको पढ़ाने से कोई इनकम तो मिल नहीं रही. आप अभी पढ़ रहे हो, 12-13 साल 15 साल आप पढ़ोगे, उसके बाद आप 20 साल 25 साल तक और पढ़ोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाओगे, फिर आपकी जाके कहीं जॉब लगेगी या बिज़नेस करने लायक होगे, तो आपके इनकम्स आने शुरू होते हैं. वो तभी आएंगे क्योंकि आपने पढ़ाई की है, कुछ स्किल्स हासिल की हैं, कोई डिग्री क्वालिफिकेशन कोई ली है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. तो इसमें रिटर्न्स इमीडिएट आने शुरू हो जाते हैं. 4-5 महीने, 6 महीने, मैक्सिमम साल के बाद तो आने शुरू हो ही जाते हैं, फिर रेगुलर आते हैं. इसमें जो रिटर्न्स आने शुरू होते हैं बहुत दिन बाद आते हैं, पर उसके बाद फिर आते रहते हैं. जो स्टार्टिंग जो पहला रिटर्न आता है वो बहुत दिन के बाद स्टार्ट होता है. तो ये आपको एक फ़र्क होना चाहिए कि इसमें रिटर्न्स और प्रॉफिट्स बहुत दिन बाद शुरू होते हैं. अब आज हमने पढ़ना है वो कौन से सोर्सेज हैं, वो कौन सी जगह है. जैसे इसमें था कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल ली, शॉप खोल ली, सर्विस सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया, बैंक्स में इन्वेस्ट कर दिया. इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाए, इसमें पैसा कहाँ लगाया जाए ताकि हमको प्रॉफिट, इनकम, बेनिफिट, रिटर्न मिले. तो वो कौन सी सोर्सेज हैं, वो कौन सी जगह है कि जिसमें हम पैसा लगा के ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन कैपिटल बना सकते हैं. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकती है. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब ह्यूमन रिसोर्स खड़ा हो सकता है, पूंजी, कैपिटल मतलब पूंजी खड़ी हो सकती है. तो वो कौन सी जगह पैसा लगाया जाए, कौन सी जगह इन्वेस्टमेंट की जाए. तो लेट्स स्टार्ट. सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, वही हेडिंग आ गई आपकी सेम टू सेम कि कहाँ हमको पैसे लगाने हैं ताकि हमारे ह्यूमन कैपिटल खड़ा हो सकते हैं, ह्यूमन पूंजी खड़े हो सकते हैं, हमारे देश में एक ह्यूमन रिसोर्स पैदा हो सके. तो देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. बेसिकली हमने 5 पढ़ने हैं. सबसे पहला एजुकेशन के ऊपर है. आपको मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि लोगों को हम पढ़ा के एक ह्यूमन रिसोर्स पैदा कर सकते हैं, उनके अंदर स्किल्स डेवलप हो सकती हैं, उनको क्वालिफिकेशन दे सकते हैं. जब तक आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तब तक
पढ़ाई किसी काम नहीं आ सकती। आप बहुत अच्छा पढ़ लिख गए लेकिन आपकी हेल्थ नहीं है, बचपन से आपको कोई डेफिशिएंसीज़ हैं, कोई डिजीज़ हैं, आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, आप फिज़िकली फ़िट नहीं होगे तो आप मेंटली फ़िट कैसे हो सकते हो। उसके बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, ये आपको ट्रेनिंग दी जाती है जब आप जॉब पे लगते हो। ये बिज़नेस स्टडीज़ में बच्चों को पढ़ाया जाता है स्टाफिंग चैप्टर में। जिन लोग का हो गया उनको मैंने पढ़ा दिया है, या जिनकी कहीं और ट्यूशन है उनको पता लग गया है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है कि जहाँ पे आप काम करते हो उनको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है कि काम किस तरह का है, तो वहाँ पे जब आपको ट्रेनिंग दी जा रही है तो स्किल्स वगैरह डेवलप होंगे उस तरह के काम करने के अंदर। उसके बाद आता है जी आपका एक्सपेंडिचर और माइग्रेशन, ये मैं डिटेल में बताऊँगा अभी आपको, ये आप लोग के लिए नई चीज़ है। उसका आता है एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन, उनको इन्फॉर्मेशन नॉलेज वगैरह प्रोवाइड करनी, ठीक है। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। नाउ ये आपको पढ़ना है, लर्न करना है। और आपको आगे भी मैंने बताया कि जब भी आपके एग्ज़ाम्स हों, वैसे तो आजकल तो ऑनलाइन हो रहे हैं तो MCQ बटन दबाना होता है, लेकिन जब रिटन एग्ज़ाम मैम प्रोवाइड करे कि रिटन एग्ज़ाम देके PDF आपको सेंड करना पड़े, तो आप लोग जब भी कोई आंसर लिखो और उसके पार्ट्स हो, एक फ़्लो चार्ट, एक डायग्राम ज़रूर बनाया करो, उससे वो आंसर अट्रैक्टिव हो जाता है और मैडम को फटाफट पता लग जाता है। वो आपको कुछ नहीं करना, मेन हेडिंग ऊपर और बाकी फ़्लो चार्ट के अंदर, मैं कई बार बोर्ड पे बना के दिखाता हूँ आपको, उससे चीज़ें जल्दी समझ आती हैं। चलो, पहला करना है हमने एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। जितना मार्क करना है मैं मार्क कर दूंगा, आप लोग साइड बाय साइड मार्क ना करके बाद में मार्क कर लेना, क्योंकि अभी सुनने पे और पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है। प्रॉपर यूटिलिटी ऑफ मैन पावर डिपेंड्स ऑन सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पीपल। अब ह्यूमन रिसोर्स को हम प्रॉपर यूटिलिटी कैसे कर सकते हैं, यूटिलिटी मतलब उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, जब तक उसको हम पढ़ाएंगे नहीं और जब तक उसको हम ट्रेन नहीं करेंगे। अब इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है। पहला पॉइंट है लेबर स्किल ऑफ एन एजुकेटेड, आपने सिर्फ ये डेफिनेशन लिखनी है, ये हेडिंग लिखनी है, उसके बाद यहाँ से मार्क करा रहा हूँ मैं। लेबर स्किल ऑफ एन एजुकेशन पर्सन इज़ मोर दैन दैट ऑफ एन अनएजुकेटेड पर्सन। ये आप नॉर्मल बातें हैं, आप लोग पढ़ के समझ जाओगे। एक पढ़ा लिखा बंदा एक अनएजुकेटेड पर्सन से ज़्यादा बेटर होता है, और या उसकी नॉलेज और स्किल्स भी ज़्यादा होते हैं, बल्कि उसकी लेबर स्किल्स भी ज़्यादा होते हैं। या खाली नॉलेज स्किल्स की बात नहीं हो रही कि आपका ज्ञान ज़्यादा है, आप पढ़े लिखे हो, या लेबर स्किल्स की ज़्यादा बात हो रही है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, या आप मेडिकल पढ़ रहे हो, या आप कोई भी एक स्पेसिफिक प्रोफेशन के लिए कोर्स कर रहे हो, वहाँ आपको स्किल्स सिखाए जाते हैं कि कल को आप फैक्ट्री में या अपने क्लिनिक में या एक इंजीनियरिंग कंपनी में आप काम करते हो, तो आपको सब कुछ वहाँ प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। इवन आप लोग 12th में हो, आपको प्रोजेक्ट्स बनाने को दिए जाते हैं, असाइनमेंट दी जाती हैं, आपको प्रैक्टिकल, साइंस के बच्चों को प्रैक्टिकल्स दिए जाते हैं करने को, तो वहाँ पे आपके लेबर स्किल्स डेवलप होते हैं। तो जब आपके लेबर स्किल्स एजुकेशन करते करते साथ सिखा दिए जाएंगे, तो अनएजुकेटेड पर्सन से ज़्यादा आपको नॉलेज होगी, क्योंकि आपके पास दोनों चीज़ें होगी, ज्ञान भी हो गया और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगी, थ्योरी भी आ गई आपको और प्रैक्टिकलिटी भी आ गई उसके अंदर। तो ऑब्वियस बात है कि लेबर स्किल ऑफ एजुकेटेड पर्सन इज़ बेटर देन एन अनएजुकेटेड पर्सन। जिससे फ़ायदा किसको मिलेगा? ऑब्वियसली एजुकेटेड वाले को फ़ायदा मिलेगा। तो विच इनेबल्स हिम टू जनरेट मोर इनकम देन अनएजुकेटेड पर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप पढ़ लेते हो तो जनरेट मोर इनकम देन अनएजुकेटेड। ऑब्वियस बात है, अगर आप पढ़े लिखे होगे तो आपको अच्छी जगह जॉब मिलेगी, और एक अनपढ़ बंदे को MNC में या BPOs में या अच्छे बैंक्स में या किसी भी अच्छी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी। तो अच्छी जॉब लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? क्वालिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है एजुकेटेड होना, ठीक है। इकोनॉमिस्ट हैव, मैं सारा पढ़ूंगा लेकिन जितना मार्क करूंगा आपको उतना ही मार्क करना है, क्योंकि सारा पढ़ के आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। इकोनॉमिस्ट हैव stressed the need for expanding educational opportunities in nation as it accelerates the development process। तो हम पढ़ रहे हैं सोर्सेज कि कहाँ पे पैसा लगाया जाए। तो इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय इंडिविजुअल इज सिमिलर टू स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स ऑफ कंपनीज। तो मैंने अभी आपको बताया था इस एग्जांपल में कि जैसे आप फिज़िकल इनपुट्स पे फैक्ट्री खोलने पे रॉ मटेरियल एंड फर्नीचर एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा चीज़ें लेते हो, उसी तरह से स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन सेम है, बिल्कुल सिमिलर है टू द स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? अकाउंट्स वाले बच्चों को पता है, मशीनरी, लैंड, लेबर वगैरह वगैरह होते हैं, जिन पे आप स्पेंड करके अपनी फैक्ट्री खोलते हो या दुकान खोलते हो। तो कह रहे हैं एजुकेशन पे भी वैसे ही बिल्कुल इक्वल बात है उस पर स्पेंड करना। जैसे हम फैक्ट्री खोल के इनकम कमाते हैं, वैसे एजुकेशन पा के भी हम आगे जाके लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्ट इन एजुकेशन टू इंक्रीज़ देयर फ्यूचर इनकम। बस फ़र्क इतना है कि फैक्ट्री खोल के साल के अंदर इनकम शुरू हो जाती है, और इन एजुकेशन में आपको 20-25 साल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, उसके बाद जाके आपकी इनकम शुरू होती है।
तो इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट इन एजुकेशन टू इंक्रीज देयर फ्यूचर इनकम एंड रेज द लिविंग स्टैंडर्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, ठीक है। बेसिकली आपको ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं एजुकेशन के अंदर, फिर आपको इसके सोर्सेज बताता हूँ मैं। नेक्स्ट पेज पे है। अब इसका रिजल्ट लिखा हुआ है कि एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, कि अगर बंदा एजुकेटेड होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर देखो इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल। अगर लोग पढ़े लिखे होंगे तो आपकी इनकम अच्छी होगी। अगर आपकी इनकम अच्छी होगी तो लोगों से ही तो बनती है इकोनॉमी, लोगों से तो बनता है नेशन। तो सारे लोगों की इनकम बढ़ेगी तो देश की इनकम बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, जीएनपी बढ़ेगी और नेशनल इनकम भी आपकी ग्रो होगी। तो नेशनल इनकम ग्रो करने के लिए लोगों की इनकम ग्रो करना बहुत ज़रूरी है और लोगों की इनकम ग्रो करने के लिए लोगों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर एजुकेटेड बंदा, एक एजुकेटेड कंट्री होगी, जिस भी कंट्री में या जिस भी स्टेट में रेट ऑफ एजुकेशन ज़्यादा होता है, वो कंट्री और वो स्टेट अच्छी तरह और जल्दी ग्रो करती है। ये हमने देखा है। तो क्यों? एजुकेशन कॉन्फर्स हायर अर्निंग कैपेसिटी ऑन पीपल। जब आप एजुकेटेड हो गए, एक अनएजुकेटेड बंदे के बराबर आपकी इनकम कमाने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा बन जाती है, आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपको जॉब ऑफर्स आ सकते हैं, आप अपनी खुद की कंपनी खोल सकते हो क्योंकि आप एजुकेटेड हो। तो आपके पास ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है एज़ कम्पेयर टू अनएजुकेटेड, क्योंकि उसको क्या करता है, उसको कुछ आता नहीं है, वो सिवाय किसी जगह पर एक लेबर क्लास की तरह नौकरी करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। पर आपके पास एज एन एजुकेटेड पर्सन आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है, तो अर्निंग कैपेसिटी आपके बढ़ गई। इट गिव्स बेटर सोशल स्टैंडिंग एंड प्राइड। ऑब्वियस बात है, समाज में पढ़े लिखे बंदे की ज़्यादा वैल्यू है, सोसाइटी उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर टू अनएजुकेटेड पर्सन। इट इनेबल्स वन टू मेक बेटर चॉइसेस इन लाइफ, क्योंकि आपको नॉलेज है, आपको ज्ञान है, आपको पता है सही बुरे की समझ मिल जाती है पढ़ने के बाद। आज जब 12th में है, आपको 5th क्लास में इतनी समझ नहीं थी, 8th में ज़्यादा आई, 10th में और अच्छे मैच्योर हुए, 12th में और अच्छे मैच्योर हो, और आगे लाइफ में और आगे पढ़ोगे और आपको ज्ञान मिलेगा, समझ मिलेगी, अच्छे बुरे की परख समझ आ जाती है कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है, ये चीज़ हमारे लिए नुकसान है। तो बेटर चॉइसेस आप ले सकते हो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए लाइफ में। इट प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी में टाइम पे कुछ हमारे समाज के अंदर चेंजेस आते रहते हैं, एनवायरनमेंट में चेंजेस आते रहते हैं, तो आपको उसके बारे में साथ साथ में नॉलेज मिलती रहती है क्योंकि आप एजुकेटेड हैं। इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स इनोवेशंस। ऑब्वियस बात है कि जो नए नए इन्वेंशंस या इनोवेशंस इस दुनिया में होते हैं, नए नए चीज़ें बनाई जाती है, कोई नई मशीनरी, कोई नई टेक्निक, कोई नई टेक्नोलॉजी, मॉडर्न चीज़ बनाई जाती है, या नया इकोनॉमिक पॉलिसी ले लो, वो ऑब्वियसली एक पढ़ा लिखा बंदा ही देगा क्योंकि उसकी समझ, उसका ज्ञान, उसकी नॉलेज ज़्यादा है। तो इनोवेशन को स्टिमुलेट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट फैसिलिटेट्स अडेप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़। जब कोई न्यू टेक्नोलॉजी इनोवेट हो गई तो उसको अपनाना एक पढ़े लिखे बंदे के लिए ईजी होता है, उसको यूज़ करना एक पढ़े लिखे बंदे के लिए ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू अनएजुकेटेड। अनएजुकेटेड भी सीख जाएगा टाइम के साथ, लेकिन उसको अगर 5 साल लगेंगे तो पढ़े लिखे बंदे को 2 साल या 1.5 साल में नई टेक्नोलॉजी से यूज़ टू हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट हैं, आप कहीं से भी एजुकेशन के फ़ायदे ढूंढ के या दिमाग में लिखते लिखते आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आप लिख सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि इतने लिखने हैं। तो ये सारे फ़ायदे हैं एजुकेशन के। अब ये सारे फ़ायदे जो एजुकेशन के हैं ये तब ही फ़ायदेमंद होंगे, तभी बेनिफिशियल होंगे जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। अगर आप पढ़े लिखे हैं लेकिन आप बीमार हैं, आप काम पे नहीं जा सकते या आप रोज़ रोज़ छुट्टी मारते हो, तो उस एजुकेशन का क्या फ़ायदा। और ऑब्वियस बात है, एजुकेशन आपकी हेल्प भी करती है अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखने के लिए। आप मेंटली क्या होते हो, हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हो, आपको पता है कि ये चीज़ मेरे को खानी है, ये चीज़ नहीं खानी, या मैं बीमार हूँ तो मेरे को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कितनी बीमारी पे, सब कुछ आपको पता रहता है। क्यों? क्योंकि आप एजुकेटेड हो। और आपकी हेल्थ सही रखने में एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले ज़रूर करती है, बट हेल्थ अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी अगर हम अपने देश के लोगों की हेल्थ ठीक कर देते हैं, उनकी खर्चा करते हैं हेल्थ पे, तो देश के लोग फिट रहेंगे तो देश को एक ह्यूमन पावर, एक लेबर क्लास आदमी या एजुकेटेड अनएजुकेटेड दोनों मिल सकते हैं जो काम कर सकते हैं। तो जब तक बंदा फिट नहीं है, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे वो अनपढ़ है, वो किसी काम का नहीं है। तो पढ़ा लिखा बंदा हो या अनपढ़ बंदा हो, अगर वो फिज़िकल फिट है तो किसी न किसी ने काम में लग सकता है, किसी न किसी अपनी फैमिली का पेट पाल सकता है। तो हेल्थ सेक्टर में एक्सपेंडिचर करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिससे हम क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन HCF, कि ह्यूमन कैपिटल को
फॉर्म कर सकते हो और ह्यूमन रिसोर्सेज पैदा कर सकते हो। हेल्थ एक्सपेंडिचर इज़ अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज इट डायरेक्टली इंक्रीजेज सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्स। तो आप इसमें लिख सकते हो ये हेल्थ एक्सपेंडिचर डायरेक्टली इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्स। जब पढ़ा लिखा बंदा हो वो भी हेल्दी हो तभी काम का है, और अनपढ़ बंदा भी किसी लेबर क्लास की तरह किसी फैक्ट्री में एज अ लेबर काम कर सकता है जब तक वो फिज़िकली फिट है, चाहे वो अनपढ़ है, लेकिन वो किसी मशीनरी पे ऑपरेटर बन सकता है। ठीक है। अब जब उसकी हेल्थ ख़राब है, पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट, अगर वो बचपन से अंडर नरिश रहा, उसको भरपेट खाना नहीं मिला या बैलेंस डाइट नहीं मिली, तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं मिले, तो अंडर नरिशमेंट होगी, एडवर्सली इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ मैन पावर। जब तक उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, या मान लो उसको खाना भरपेट मिल गया पर जब वो बीमार हुआ तो उसको अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिली, अच्छे हॉस्पिटल नहीं मिला, अच्छा डॉक्टर नहीं मिला, तो बीमारी उसकी बढ़ती गई, तो वो एक हेल्दी लाइफ नहीं जी पाया। तो बड़ा होकर अंदर उसके अंदर कोई ना कोई फिज़िकली कमी रह गई, कोई डिजीज़ेस, कोई डेफिशिएंसी रह गई। अ सिक लेबर विदाउट एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज़ इज कंपेल्ड टू एब्सटेन फ्रॉम वर्क एंड देयर इज़ लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। जब बंदा बीमार होगा, बार बार छुट्टियाँ मारेगा, तो वो प्रोडक्टिविटी फैक्ट्री की इफेक्ट होगी। तो जब फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होगी, आपकी इनकम भी इफेक्ट होगी और देश की नेशनल इनकम भी इफेक्ट होगी। तो मतलब कि एक देश में मेडिकल चीज़ों पे, मेडिकल फैसिलिटी सुविधाओं पे खर्चा इसलिए किया जाता है ताकि हम क्या पैदा कर सके, एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्सेज पैदा कर सके। ऑब्वियस बात है, जो आप हॉस्पिटल्स या मेडिकल में खर्चा करते हो या देश की गवर्नमेंट खर्चा करती है, वो इसलिए खर्चा करती है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को बचा सके, उनको फिज़िकली फिट रख सकते हैं। और क्यों करना ज़रूरी है? ताकि ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे बच सकें, मतलब बन सकें, और ह्यूमन एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा रिसोर्स है, उसको उसके ऊपर खर्चा मेडिकली करना बहुत ज़रूरी है। Therefore, expenditure on health is important to build and maintain productive labor force to improve quality of people। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी मैंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेडिकल चीज़ों पर जैसे एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करनी है, वैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ पे भी देश को खर्चा या देश की गवर्नमेंट को खर्चा करना चाहिए या करना पड़ता है, ताकि हमारे लोग फिट रहें। लोग फिट तो ह्यूमन रिसोर्सेज फिट। एडुकेट फूड मिलना चाहिए उनको। देखो कितनी आपकी लास्ट टाइम मैंने पॉवर्टी वाले चैप्टर के अंदर बताई थी कि भाई पॉवर्टी चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लोगों को खाना देने के लिए, लोगों को काम देने के लिए, अच्छी इनकम देने के लिए बहुत सारी योजनाएं, प्रोग्राम्स, योजनाएं शुरू होती हैं। तो वो किस लिए होती हैं? लोगों को एडिक्वेट फूड मिल सके, प्रॉपर नरिशमेंट मिल सके। और जैसे मिड डे मील पढ़ा था कि बच्चों को स्कूल में मिड डे मील मिलती है ताकि उनको भरपेट खाना और बैलेंस डाइट मिल सके, और उनका पेट भर, एक तो पेट भर के खाना मिले, एक बैलेंस डाइट मिले, सारे न्यूट्रिएंट्स मिले, और उनकी हेल्थ अच्छी रहे। तो अलॉन्ग विद एडिक्वेट हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़, ये सारी फैसिलिटीज़ मेडिकल के अंदर ही आ जाती हैं, जिससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लिविंग अच्छी हो जाती है, जिससे आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो। और जब आप हेल्दी हो, आप अपनी फैमिली के लिए अच्छी इनकम पैदा कर सकते हो और देश के लिए अच्छी इनकम पैदा कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या क्या खर्चे आते हैं? प्रिवेंटिव मेडिसिन, जिसको वैक्सीनेशन कहते हैं, कि बीमार होने से, प्रिवेंटिव मतलब बीमार होने से पहले आपको बचपन में इंजेक्शंस लगते हैं, और बड़े होकर भी टाइफाइड का, हेपेटाइटिस का वगैरह वगैरह, पोलियो की भी लगती हैं। तो जगह जगह वैक्सीन होती है कि बीमार होने से पहले वैक्सीन दे दी तो उस बंदे को वो बीमारी नहीं होगी। प्रिवेंटिव कहते हैं। क्यूरेटिव, बीमार होने के बाद, कि जब आप बीमार हो गए हो तो आप हॉस्पिटल वगैरह आपके पास होने चाहिए, देश में होने चाहिए। अगर देश में हॉस्पिटल के डॉक्टर अच्छे नहीं हैं तो आपको वो ठीक कैसे करेंगे? जब आप ठीक नहीं रहोगे तो आप अच्छी ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन सकते। सोशल मेडिसिन होता है कि आपका आसपास का समाज, आपका आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। जिन लोगों से आपके आसपास आप रहते हो, आप अच्छे लोग, हेल्दी लोग होने चाहिए, ताकि आप एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में रह सको, और सोशली आप इतने एक्नॉलेज्ड हो या इतने अवेयर हो कि क्या चीज़ें हमारे लिए सही हैं और क्या चीज़ें हमारे लिए बेकार हैं, क्या सोशल चीज़ हमारे लिए, क्या सोशल गैदरिंग अच्छी है, कौन सोशल गैदरिंग बेकार है। ये सोशल, जैसे अभी बताया जाता है कि क्रैकर्स मत जलाओ, तो इट इज़ अ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटी। क्यों? हमारे हेल्थ पे इफेक्ट करता है, हमारे देश का जो एनवायरनमेंट है पोल्यूटेड करता है, और पोल्यूशन से हमारी हेल्थ भी इफेक्ट होती है। और नॉइज़ पोल्यूशन तो अलग होता ही होता है, एयर पोल्यूशन तो होता ही है। तो आपको सोशली भी इतना अवेयर होना चाहिए। वो कौन बताता है? एजुकेशन ही बताती है आपको, स्कूल में इन्फॉर्मेशन दी जाती है इस बारे में। प्रोविज़न ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ पानी की सुविधा होनी चाहिए जिससे आप बीमार ना पड़ो।
सैनिटेशन फैसिलिटीज़, जो सीवरेज लाइंस होती हैं जिससे घर का वेस्ट बाहर जाता है, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी और प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि पानी इकट्ठा ना हो, आसपास गंद इकट्ठा ना हो और मक्खी मच्छर पैदा ना हो और मलेरिया और वगैरह डेंगू जैसी बीमारियां ना हो। तो हेल्थ पे खर्चा करना बहुत ज़रूरी है। करते करते पूरा पॉइंट ही मार्क हो गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अब आती है ट्रेनिंग। जब आप पढ़ लिख गए और आपकी हेल्थ भी अच्छी है, तो आपको काम, तो कुछ काम आपको कॉलेजेस के अंदर प्रैक्टिकल जगह पे सिखाया जाता है। एज इंटर्नशिप दे सकते हैं आपको, एज़ किसी कंपनी में ट्रेनिंग दे सकते हैं। ये बीएसटी में हमने स्टाफिंग चैप्टर के अंदर पढ़ी है चीज़ें। तो और कुछ आप जहाँ पे काम पे लगे हो वहीं पे 15-20 दिन की ट्रेनिंग आपको दे देते हैं या 1 महीने की दे देते हैं। और काम अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है, तो कई बार 5-5 साल की ट्रेनिंग भी चलती रहती है लोगों की, मतलब सैलरी भी मिलती है और 5 साल ट्रेनिंग पीरियड होता है। अगर इसने 5 साल ये ट्रेनिंग या ये काम कर लिया, एक ही जगह पे जॉब पे काम कर लिया, एक ही पोस्ट पे काम कर लिया, तो ये एक्सपीरियंस होल्डर हो जाएगा और ये फिर किसी भी कंपनी में अपने अंदर लोगों को ट्रेन कर सकता है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब काम करने की ट्रेनिंग। Productivity of physical capital is substantially enhanced with the improvement in human capital. Due to this, many firms provide on the, यहाँ से मार्क करेंगे, many firms provide on the job training to their workers, अपने वर्कर्स को देती है। देखो, आज आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो या आप फैक्ट्री ओनर हो, आपके पास 50 या 500 लेबर काम कर रही है और 15-20 मशीनें हैं या 50 मशीनें हैं। अब मार्केट में आपकी जो आप मशीनरी यूज़ कर रहे हो या जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, उस प्रोडक्ट की कोई नई मशीनरी आई है या नई टेक्नोलॉजी आई है, ऑब्वियसली आप क्या करोगे, अपने धीरे धीरे पुरानी मशीनों को हटाओगे और धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी लेके आओगे। जब आप नई तरह की मशीनरी अपनी फैक्ट्री में लगाओगे, तो आपकी लेबर तो अभी पुरानी मशीन पे इतने साल से काम कर रही है, वो नई वाले चलाना कैसे जानती है, तो आप उनको सिखाओगे, आप ट्रेनिंग कराओगे। तो जब मार्केट में नई इनोवेशंस या नई टेक्नोलॉजी आती है, तो लोगों की ट्रेनिंग दी जाती है। या आप अपनी फैक्ट्री में कोई नया बंदा रखते हो, कोई नया स्टाफ रखोगे, तो ऑब्वियस बात है वो ट्रेन तो होगा, लेकिन उसको आपकी फैक्ट्री एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि हमारे फैक्ट्री में काम कैसे और किस तरह की मशीनरी पे किया जाता है, वो आपको सिखाना पड़ेगा। तो जब नया बंदा, नया लेबर या नया स्टाफ रखा, उनकी भी ट्रेनिंग होती है। या मार्केट में कोई मॉडर्नाइज नई अपग्रेडेड मशीनरी आती है, तो पुराने स्टाफ की नई मशीनरी पे ट्रेनिंग भी की जाती है। तो इससे आपकी नॉलेज, आपके स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो उसका फ़ायदा क्या है? सच ट्रेनिंग हैज़ द एडवांटेज दैट इट कैन बी प्रोवाइडेड फास्ट एंड विदाउट मच कॉस्ट। आपके पास ऑलरेडी मशीनरियाँ पड़ी हैं, आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस नए लड़के हायर करने हैं, नए बंदे हायर करने हैं, उनको सिखाना तो है। और पुराने जो बंदे काम कर रहे हैं, मान लो कि 50-60 बंदे पुराने एक्सपीरियंस होल्डर आपकी फैक्ट्री में 5-6 साल से काम कर रहे हैं, वो नए बंदों को सिखा देंगे, आपको एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो जो नए बंदे सीख जाएंगे, वो 3-4 साल पुराने होंगे, फिर आपको नए बंदे हायर करोगे, उनको सिखा देंगे, तो आपका काम बढ़ेगा, मशीनें बढ़ेंगी, तो लोग, पुराने वाले लोग नए बंदों को सिखाते रहेंगे। उसे कहा जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इट इंक्रीजेज द स्किल, मैंने अभी बताया, स्किल, आपकी नॉलेज, आपकी एफिशिएंसी, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है उससे। ऑन द, मान लो आपने 5-6 साल या 10 साल एक फैक्ट्री में काम किया, आप एक्सपीरियंस हो गए, आप किसी और फैक्ट्री में हायर पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मैंने 10 साल एक्सपीरियंस लिया इस मशीनरी पे, तो आप सुपरवाइज़र, फोरमैन या मैनेजर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो किसी और कंपनी में, या अपनी कंपनी में आपको प्रमोशन मिल सकता है, क्योंकि आप एक अच्छे स्किल्ड एक्सपीरियंस होल्डर बन गए हो काम करते करते कई साल। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मे टेक डिफरेंट फॉर्म्स, वर्कर्स में बी ट्रेंड इन फर्म। हाँ, ये मैंने आपको बताया और ये बीएसटी वाले बच्चों को पता है स्टाफिंग में, कि वर्कर्स को हम इट सेल्फ अंडर सुपरविजन ऑफ स्किल्ड वर्कर, आपका पुराना जो स्किल्ड बंदा है जो 5-10 साल से काम कर रहा है, वो वर्कर्स को ट्रेन कर सकता है। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो, एक बंदा वीडियो पे वाइट बोर्ड पे समझा रहा है कि काम कैसे कैसे करना है नए बंदों को। तो ऑब्वियस बंदा है कि जो पुराना बंदा होगा वही नए बंदों को सिखाएगा। या वर्कर्स में भी सेंट फॉर ऑफ कैंपस ट्रेनिंग, वर्कर्स को किसी और जगह ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 15-20 दिन या 1 महीने के लिए भेजा जा सकता है कि आपको वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें कंपनी में होती हैं। तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, मेरी बीएसटी की वीडियो है, मैं आपको बता दूंगा। अगर किसी को बहुत प्रॉब्लम हुई, ये पूरी बात समझना है, तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगी कि फैक्ट्री के अंदर भी ट्रेनिंग दी जाती है और फैक्ट्री के बाहर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर ही भेज के ट्रेनिंग दी जाती है। आफ्टर द ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज, फर्म इंसिस्ट दैट द वर्कर शुड वर्क फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम सो दैट इट कैन कवर बेनिफिट्स एंड फैंस। इसको छोड़ दो। इट इज़ अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज रिटर्न एक्सपेंडिचर ऑन सच ट्रेनिंग। ये कर लेते हैं। इट इज़ अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज
रिटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सच ट्रेनिंग इन द फॉर्म ऑफ एनहांस्ड लेबर प्रोडक्टिविटी इज़ मोर देन कॉस्ट ऑफ इट। वो कहता है कि बहुत अच्छा ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या है, सोर्स है, क्योंकि हम सोर्सेज पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस पे जो खर्चा किया जाता है, मान लो ट्रेनिंग ऑफ, अगर फैक्ट्री के अंदर ट्रेनिंग दी तो कितना खर्चा हुआ, कुछ खास खर्चा थोड़ी हुआ, जितनी आपकी सैलरी, आपको सैलरी उतनी मिलनी है, आपके वर्किंग आवर्स भी उतनी ही है, बस आपको अगर 10 घंटे की ड्यूटी है तो उसको रोज़ 2 घंटे या 3 घंटे ट्रेनिंग दी जाएगी आपको, तो 15-20 दिन या 1 महीने के लिए आप 1 महीने के अंदर अंदर आप ट्रेन में जाओगे, कोई कंपनी को एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ा, कोई एक्स्ट्रा सैलरी नहीं देनी पड़ी आपको, और आपको भी कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लेने के लिए खर्चा या कोई कॉस्ट या कोई फीस नहीं देनी पड़ी, कोई चार्जेस नहीं देने पड़े। आप अपनी फैक्ट्री में रोज़ जा रहे हो, वहाँ आपको ट्रेनिंग मिल रही है स्टार्टिंग में, फिर आप स्किल्ड बन जाओगे। तो वो कह रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑन सच ट्रेनिंग, इस पर जो खर्चा किया जाता है इज़ मोर देन कॉस्ट, उसका जो इस पर जो खर्चा किया जाता है और बदले में जो प्रोडक्टिविटी मिलती है, बदले में जो प्रॉफिट्स या बेनिफिट्स मिलते हैं वो ज़्यादा होते हैं किससे, जो खर्चा किया गया है। क्योंकि ऑब्वियस बात है कि आपने जो सीखा वो आपको फैक्ट्री के अंदर ही सिखा दिया गया, बदले में आपको प्रॉफिट्स, आपको सैलरी मिल रही है, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, आपको नॉलेज मिल रहा है, और कंपनी की प्रोडक्टिविटी, कंपनी की प्रोडक्शन, कंपनी की ग्रोथ हो रही है, देश की ग्रोथ हो रही है, आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ भी हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है कि लोगों को फैक्ट्रियों में ट्रेन किया जाए, जहाँ पे उनका काम लगना है वहाँ पे ट्रेन किया जाए, उसमें लोगों की प्रोडक्टिविटी, फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी और देश की प्रोडक्टिविटी होती है, कम खर्चे पे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। पहले तो माइग्रेशन वर्ड का मतलब समझ लेते हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। माइग्रेशन मतलब एक शहर से दूसरे शहर में जाना। नॉर्मली रूरल बंदे जो विलेजेस में होते हैं वो विलेजेस से शहर की तरफ आते हैं काम की तलाश में। क्यों? क्योंकि विलेजेस में इतनी फैक्ट्रियाँ नहीं होती, इतनी दुकानें नहीं होती और इतनी इंडस्ट्रीज़ नहीं होती जहाँ पे उनको काम मिल सके, और वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते कि अपने विलेज में कोई अपना छोटा मोटा कोई फैक्ट्री या कोई खोल सके। ठीक है, कोई क्वालिफिकेशन उनकी नहीं होती, तो उनको आपने देखा यूपी बिहार से लोग दिल्ली, बेंगलोर और केरला और बॉम्बे वगैरह शहरों में, बड़े हाई ग्रेडेड शहरों में जाते हैं जहाँ फैक्ट्रीज़ ज़्यादा होती हैं और वहाँ से काम मिलता है। अभी लॉकडाउन हुआ था तो आपने देखा कितने मज़दूर अपने गांव वापस पहुँचाए गए और कितने लोग पैदल जाने शुरू हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो गांव से आए थे बेचारे, वो यहाँ वहाँ से माइग्रेट होकर अपने कामों पे यहाँ पे दिल्ली जैसे शहरों में काम करने यहीं पे रहते थे, यहीं पे कमरा किराए पे लेके, यहीं पे घर किराए पे लेके अपनी फैमिली, कई लोग फैमिली के साथ रहते हैं, कई लोग फैमिली को गाँव में ही रखते हैं। तो इस पे माइग्रेशन पे खर्चा करना चाहिए। कैसे? पहले तो पढ़ते हैं, पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द सर्च ऑफ जॉब। खाली लेबर क्लास बंदा गांव से शहर की तरफ माइग्रेट नहीं करता, शहरी लोग भी। अगर मान लो मैंने एक MBA या CA या इंजीनियरिंग कोर्स किया है, ठीक है, मेरे को दिल्ली में जॉब मिल रही है 20,000 25,000 रुपये की स्टार्टिंग, ठीक है, वही जॉब मेरे को कानपुर में या पूना में या बॉम्बे के अंदर 35,000 के आसपास मिल रही है। तो ऑब्वियस बात है मैं सोचूंगा यार मेरे को अच्छी इनकम मिल रही है और मेरे को पता है कि आगे मेरे को वहाँ पे बॉम्बे में जैसे शहर में स्कोप भी अच्छा है, आगे बढ़ेगी मेरी सैलरी, मैं अच्छा ग्रो करूँगा, तो मैं वहाँ जाके जॉब कर लूँगा। आप आउट ऑफ इंडिया जाके भी जॉब करते हैं, आप आउट ऑफ स्टेट जाके भी जॉब करते हैं। तो खाली गाँव के लोग शहर में काम की तलाश में नहीं आते, शहर के लोग बड़े शहरों में या किसी और शहर में भी काम की तलाश में जाते हैं। तो अब ऐसे इस पर हम एक्सपेंडिचर कैसे करें? इस पे एक्सपेंडिचर करते हैं कि आपको गांव के अंदर ही अगर काम मिल जाए, गांव के अंदर ही फैक्ट्रियां खुल जाए, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? तो एक्सपेंडिचर कर सकते हैं गांव के अंदर फैक्ट्रियां खोल के, तो लोगों को वहीं पे काम मिल जाए अपने घरों में ही, तो वो घर पे ही, क्योंकि वो बेचारे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे उनको कमरे का एक्स्ट्रा रेंट भी देना पड़ता है। यहाँ पे गाँव से ज़्यादा शहरों में खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हैं। अगर उनको गांव में काम मिल जाए तो उनका एक्स्ट्रा किराया, एक्स्ट्रा सबको ट्रेन का आने जाने का खर्चा और रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा बच जाता है। गांव में अपने घर में सस्ते में रहेंगे, सस्ते में खाएंगे और अच्छा कमाएंगे। तो ये इस तरह का खर्चा करना चाहिए। तो पहले पढ़ते हैं डिटेल में। अनएम्प्लॉयड पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज़ माइग्रेट टू अर्बन एरियाज़ इन सर्च ऑफ जॉब, ये हमने पढ़ लिया। टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन, इंजीनियर, डॉक्टर भी माइग्रेट करते हैं अदर कंट्रीज़ या अदर स्टेट्स में बिकॉज ऑफ हायर सैलरीज। तो ये पूरा का पूरा आपने मार्क करना है कि ऐसा होता क्यों है। तो गांव के लोग शहर में भागते हैं और शहरों के लोग बाहर के देशों में या बड़े शहरों में जाते हैं फॉर हायर सैलरीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, ठीक है। तो माइग्रेशन इन बोथ केसेस इन्वॉल्व 2 काइंड्स ऑफ कॉस्ट। कैसा खर्चा होता है? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाने का, ट्रेन का, प्लेन का खर्चा होता है। एंड हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग, वही आ गया आपका, आपको रेंट देना पड़ेगा, आपका फूड महंगा पड़ेगा, वहाँ पे रहने के लिए जो कॉस्ट वगैरह आएंगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, वो आपके गांव से या आपके शहर से। ऑब्वियस बात है गांव वाले बंदे के लिए शहर महंगा है,
शहर वाले बंदे के लिए अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड महंगा है, उसको वहाँ पे रहना भी है और ख़र्चा भी करना, और घर पे जैसे अगर मान लो मेरी अगर जॉब लगती है, मैं कनाडा जाता हूँ अकेला, अपनी मेरी फैमिली दिल्ली में ही है, तो मैं वहाँ जाके अपना रूम रेंट भी दूँगा और वहाँ की चीज़ें भी महंगी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, तो मेरे को वहाँ का खर्चा भी निपटाना है और कुछ पैसे सेव करके अपनी फैमिली को भी भेजने हैं। सिमिलरली जो गांव से शहर में आया है उसको शहर में रहना महंगा पड़ता है, उसको यहाँ का खर्चा भी निपटाना रहने का और कुछ पैसे बचा के अपने गांव भेजने हैं। तो जैसे मैं किसी अदर कंट्री से अपने घर के पैसे भेजूँगा, वैसे वो गाँव वाला बंदा शहर से गाँव अपने घर पैसे भेजेगा बचा के, तो हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग बच गई। तो ये एक्सपेंडिचर किया जाता है ऑन माइग्रेशन इज सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन एनहांस अर्निंग इज द माइग्रेटेड प्लेस इज मोर देन इंक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू माइग्रेशन। कह रहा है कि ये भी खर्चा हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं? अब इंडिया के बाहर में रहने जाऊंगा तो हम खर्चा करेंगे ना। क्यों करते हैं? बिकॉज जो जितना मैं वहाँ पे खर्चा कर दूंगा उस मेरी इनकम उससे ज़्यादा मिलती है और कुछ सेव करके मैं अपने घर, अपने गाँव और अपने फैमिली के पास भेज सकता हूँ। तो ये इसलिए खर्चा किया जाता है। ऑब्वियस बात है कि मेरा खर्चा बढ़ गया शहर के, गांव के मुकाबले शहर में, और शहर के मुकाबले बाहर के वेल डेवलप्ड नेशन में मेरा खर्चा बढ़ गया, पर मेरे को वहाँ पे हायर सैलरीज मिल रही है। मेरा कुछ ना कुछ खर्चा बढ़ाने के बाद मेरे पैसे बच जाते हैं, तो वो पैसे बच के मैं अपनी फैमिली को भेज दूँगा और मेरी तरक्की हो जाएगी। तो जब तक गाँव के अंदर फैक्ट्रीज नहीं खुलती, जब तक गाँव के अंदर कुछ अच्छी इम्प्रूवमेंट नहीं होती, तब तक मैं शहरों में जाऊंगा, वहाँ पे काम करूँगा, वहाँ का हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी दूंगा, ये सब रेंट फूड वगैरह दूंगा, कुछ पैसे बचा के अपने घर वापस भेजूँगा। तो ये बोला गया है कि जो पैसा मेरा वहाँ पे जो इनकम मेरे को शहर में मिलती है गांव के मुकाबले, या बाहर के देशों में मिलती है दिल्ली के मुकाबले, वो इतनी ज़्यादा होती है कि मेरा बाहर का खर्चा भी निकल जाता है और मैं अपने फैमिली को पैसे भेज सकता हूँ। इसलिए मैं ये एक्सपेंडिचर करने को तैयार हूँ। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपरों में बहुत कम आता है ये। एजुकेशन ही सबसे ज़्यादा और हेल्थ सबसे ज़्यादा आता है। अच्छा, ये पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है 5 मार्क्स में या 6 मार्क्स में, तो आपको इतना मैंने मार्क करा है उतना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट्स हर चीज़ में आप कम करते रहना, ठीक है। और मैंने पूरा इसलिए मार्क कराया कि खाली माइग्रेशन के बारे में पूछ लिया, खाली हेल्थ के बारे में पूछ लिया, या खाली इन्फॉर्मेशन के बारे में 3 या 4 मार्क्स में पूछ लिया, तो आपको सारा लिखना पड़ेगा। और पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है तो हर एक में थोड़ा कम कर देना आप लोग। एक्सपेंडिचर इज़ इनकर्ड टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट्स। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे खर्चा करते हैं। कैसे? जब हमने कोई फैक्ट्री खोलनी है या इंस्टीट्यूशन या कोई दुकान खोलनी है, हम पहले रिसर्च करते हैं कि कहाँ पे खोलें, किस चीज़ की खोलें, मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है, तो वो इन्फॉर्मेशन लेने में हमारे को खर्चा होता है। कैसे? इट इन्वॉल्व्स अमाउंट स्पेंड ऑन सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जब आपके पेरेंट्स आपको स्कूल में डालेंगे तो वो पहले देखेंगे ना कि कौन सा स्कूल अच्छा है, नियर बाय है, अच्छे जगह, मतलब वहाँ पे क्वालिफिकेशन, वहाँ पे जो पढ़ाई का जो लेवल है वो बहुत अच्छा है, बच्चों पे बर्डन का लेवल सही तरीके से मैनेज किया जाता है। तो हर चीज़ आपको पता होना चाहिए, उसके अंदर खर्चा होता है, क्योंकि कई बार पेरेंट्स को 5-5, 6-6 स्कूल में फॉर्म्स भरना पड़ता है। अब आप लोग 12th के एग्ज़ाम्स दोगे, उसके बाद कॉलेजेस के लिए उसके बाद आपको कॉलेजेस के उसमें जाना पड़ेगा। तो जब आप लोग कॉलेज से निकलोगे, रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आने के बाद आप लोगों को कॉलेजेस में अप्लाई करना पड़ेगा। ऑब्वियस बात है, आप एक कॉलेज में अप्लाई तो करोगे नहीं, आप 5-6 कॉलेजों में जाओगे। जब 5-6 कॉलेजों में जाओगे तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये तक के फॉर्म होते हैं। तो इतना आपका खर्चा तो होगा ही, और ट्रैवल करने का खर्चा अलग, मेट्रो पे जाओगे, बस पे जाओगे, जैसे भी जाओगे, ठीक है। और ऑनलाइन तो है ही है, फिर भी जाना तो पड़ता ही है। तो देयर एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को आप देखोगे, किस कॉलेज में अप्लाई करना है, वहाँ की कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कितनी है, कि वहाँ पे फ़ीस कितनी है, और एक्स्ट्रा खर्चा कितना है करिकुलर एक्टिविटीज़ का। तो ये सब कुछ पेरेंट्स भी देखते हैं और आप लोग 12th के बाद भी देखोगे। तो ये सब इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, हम इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सीकिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आपको खर्चा करना पड़ता है, एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, पीपल वांट टू नो द लेवल ऑफ सैलरीज एसोसिएटेड विद वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब्स। जब किसी कंपनी में जॉब के लिए जाओगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे क्या है, सैलरीज का लेवल, जो चार्ट है कि कितनी पोस्ट पे कितनी सैलरी मिलती है, वो पता होना चाहिए। वेदर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड राइट टाइप ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल्स एंड एट व्हाट कॉस्ट, कि कोई इंस्टीट्यूशन में आप काम पे लग गए हो, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, मेडिकल पढ़ रहे हो, तो वहाँ से प्लेसमेंट की किसी अच्छी कंपनी में जॉब लगने के कितने चांसेस हैं, ये आपको पहले से ही पता होगा। जो कंपनी अच्छी जॉब्स लगवा के देती है, आप ऑब्वियस बात है उसमें जाओगे, और वो जॉब लगवाने का खर्चा कितना आएगा। अगर आपकी जॉब लगती है 20,000 रुपये की, लेकिन आपका जो इंस्टीट्यूशन है 5 लाख 10 लाख रुपये आपसे चार्ज कर लेता है, तो आप 2 मिनट के लिए सोचोगे
कि यार मेरी सैलरी 20,000 रुपये की लगा के देगा और मेरे से 10 लाख रुपए मांग रहा है MBA कराने के लिए, तो थोड़ा सा आपको लगेगा। लेकिन कई लोग उसमें भी एडमिशन लेंगे क्योंकि और कुछ ऑप्शन नहीं है, सोचेंगे कि कोई बात नहीं यार 10 लाख रुपए ले लेगा, 20,000 से स्टार्टिंग कर लेंगे, आगे जाते 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 बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वही एक अच्छा कॉलेज 5 लाख रुपए लेके आपको 40,000 रुपये की जॉब दिलवाए, तो आप सोचोगे यार ये बेटर ऑप्शन है। तो आप सारी कॉस्ट देखोगे, किस खर्चे पे कितने की जॉब मेरी लग रही है, कितना मेरा पहले डॉक्टर बनने के लिए पहले बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत लाखों रुपए में खर्चा करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? वो कॉस्ट है उसकी। बाद में रिटर्न्स आएंगे तो उनको पता है कि रिटर्न्स में पूरा साल मैंने कमाना ही कमाना है, वो मेरे पैसे 5-6 साल में पूरे हो जाएंगे जो मैंने पहले लगाए थे। तो वो इन्फॉर्मेशन पे आपका एक्सपेंडिचर हो गया। इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल एज वेल एज़ फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, कि यही वो आ गया कि डिसीजन लेना है आपने कि कहाँ पे किस कॉलेज में पैसा लगाएं, किस कॉलेज में एडमिशन लें, तो आप बेशक यहीं तक कर लेना। तो यहाँ पे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ख़त्म होता है। अब इसके बाद ये टॉपिक है, आई नो आप लोग थक गए होगे सुन के मेरी बातें, थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है या बुक ही बोरिंग है, पर एक छोटा सा टॉपिक है, आधे पेज का कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा था कि जुलाई के एंड तक एक और चैप्टर करा दूँ। ये कौन सा चल रहा है? 5th चल रहा है, तो 6th भी करा दूँ। फिर अगस्त के फर्स्ट ऑफ अगस्त से, या जब 6 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो नेशनल इनकम वाला चैप्टर, जो GDP वाला चैप्टर था हमारा, वो स्टार्ट कर देंगे। तब तक बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे। तो बस 2 मिनट का टॉपिक ही करते हैं, जल्दी जल्दी इस चैप्टर को ख़त्म करवाऊँगा मैं। ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये चैप्टर बड़ा भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ह्यूमन कैपिटल, अभी मैंने बताया कि ये सारे खर्चे हमने करे माइग्रेशन पे, इन्फॉर्मेशन पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे। क्यों किए? ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। इकोनॉमिक मतलब हमारी फाइनेंशियली, इकोनॉमिक वर्ड का मतलब पैसा, हमारी पैसों में ग्रोथ हो, हमारी इनकम बढ़े, हमें एक अच्छी जगह काम मिल जाए। जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, वो मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि नेशन किससे बना? लोगों से। लोगों की इनकम बढ़ेगी तो देश की इनकम बढ़ेगी। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन टू इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ मोर दैन दैट ऑफ एन इलिटरेट पर्सन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं। सिमिलरली अ हेल्दी पर्सन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग अनएम्प्लॉयड लेबर सप्लाई। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि एक एजुकेटेड पर्सन और कहाँ गया, एक हेल्दी पर्सन, ये दोनों इकोनॉमिक ग्रोथ में ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये अच्छी इनकम कमाएंगे तो देश की इनकम बढ़ेगी। तो इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ये ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो। तो HCF मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रमोट्स इन्वेंशंस। इन्वेंशन भी पढ़ चुके हैं हम। एजुकेटेड होंगे तो इन्वेंशन, नए इनोवेशंस करेंगे, नई इन्वेंशंस करेंगे। एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसको भी और अपग्रेड करेंगे और इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि हम पढ़े लिखे गए हैं, हम नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो ये कुछ आपके फ़ायदे हैं। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ, या हाउ इज़ ह्यूमन कैपिटल नेसेसरी या इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आप फर्स्ट पॉइंट ये डाल दो, सेकंड पॉइंट ये डाल दो, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स डाल दो। उसके बाद जब इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेशन आएगा, या उनका रिलेशन पूछ सकता है, या डिपेंडेंस पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ की आपस में बात चल रही है, तो फर्स्ट पॉइंट ये बना दो, सेकंड पॉइंट ये बना दो, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ से शुरू करेंगे। एजुकेशन प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड चेंज। ये आपके सारे जो ऊपर के अपने पॉइंट्स पढ़े ना, ये और ये इस पेज पे सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, इन्हीं से बन रहे हैं। तो आपको कुछ नया याद नहीं करना, बट आपको पता होना चाहिए कि हमको लिखना क्या है, ठीक है। नॉलेज टू अंडरस्टैंड चेंज इन सोसाइटी एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट, तो इन्वेंशन एंड इनोवेशंस के लिए हेल्प करता है, थर्ड पॉइंट बना दो। सिमिलरली अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल लेबर फोर्स फैसिलिटी एडेप्टेशन न्यू टेक्नोलॉजीज़, की नई टेक्नोलॉजी आएगी आपको जल्दी समझ आएगी, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो और आप ह्यूमन कैपिटल हो। अगर आप हेल्दी भी हो और पढ़े लिखे भी हो, तो ये आपको 4 पॉइंट्स मैंने पीछे मार्क करा दिए। ये चारों पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो, इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है, ठीक है। अब आता है डिफ़िकल्ट टू प्रूव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पढ़े लिख गए हो या आप ह्यूमन कैपिटल बन गए। ह्यूमन कैपिटल कैसे बनते हो? पढ़े लिख के, हेल्दी होके, इन्फॉर्मेशन वगैरह नॉलेज लेके, तो इकोनॉमिक ग्रोथ आप करोगे। कई साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट ने बोला कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? ड्यू टू मेजरमेंट प्रॉब्लम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रूव दैट इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल कॉजेज इकोनॉमिक ग्रोथ। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितने साल की स्कूलिंग की आपने, कॉलेज वगैरह किए, टीचर पीपल रेशियो कितना था, कितने टीचर्स कितने बंदों को एक साथ पढ़ाती थी, एंड एनरोलमेंट रेट्स, कि कितने स्कूल में एडमिशन नए हो रहे हैं। ये हमको नहीं बता सकते कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कितनी है। ये आपको सिर्फ बता रहा है, एजुकेशन रेट आपको बताता है कि कितने बच्चे स्कूल में पास हुए, कितने बच्चों ने नया एडमिशन लिया,
एक स्कूल में टीचर कितने बच्चों के क्लास में पढ़ा रही है, बस। इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे पता लगेगा? वो तो आपको स्टूडेंट्स ही बताएंगे ना, कि हम जब स्टूडेंट्स पास आउट होंगे तब पता लगेगा ना कि अच्छे क्वालिटी के एजुकेशन के पास है, उनके बोलने का स्टैंडर्ड, उनकी जॉब्स का स्टैंडर्ड बता सकता है। सिमिलरली अब हेल्थ के बारे में बात करते हैं। हेल्थ सर्विसेज मेजर्ड इन मनी, क्योंकि अब पैसा लगता है हेल्थ सर्विसेज लेने के लिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितना जिएगा बंदा। मोर्टेलिटी रेट्स, उनके डेथ रेट मे नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल इन द कंट्री, क्योंकि हम हेल्थ सर्विसेज को कैसे सेंसस करते हैं, कैसे उसकी सर्वे करते हैं, कैसे उसका डाटा कलेक्ट करते हैं, इन चीज़ों में। तो ये आपकी हेल्थ स्टेटस को कंट्री में कि क्या हेल्थ स्टडीज़ अच्छी है कि बुरी है, पूरा डिटेल थोड़ा बहुत तो आइडिया दे देगा, बट एक पूरा डिटेल में नहीं बता सकता। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इस्टेब्लिश अ रिलेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट फ्रॉम ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल टू इकोनॉमिक ग्रोथ, की रिलेशन तो है, बट कितना रिलेशन है, कितना डीप है, कितना गहरा है, वो एग्जैक्टली बताना मुश्किल हो जाता है एजुकेशन एंड हेल्थ का इकोनॉमिक ग्रोथ से। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आप हाउ कैन यू प्रूव, या नेगेटिव इफेक्ट्स बताओ कि एजुकेशन, नेगेटिवली बताओ कि आप एजुकेशन एंड हेल्थ इकोनॉमिक ग्रोथ में ज़्यादा काम नहीं आते, ज़्यादा डिपेंड नहीं है, तो आप ये लिखोगे। और अगर आता है कि पूरा डिपेंड है, या बताओ किस तरह डिपेंड है, तो आप जो है लास्ट पेज पे ये वाले पॉइंट लिखोगे। क्योंकि इकोनॉमिक्स है, वेग सब्जेक्ट है, आपके दोनों चीज़ें, दोनों एजम्पशन सब लेके चलते हैं, क्रिटिकल भी और अप्रेजल भी, ठीक है। हाउएवर ग्रोथ इन ईच सेक्टर हैज़ रीइंफोर्स्ड द ग्रोथ ऑफ एवरी सेक्टर, ये इसको छोड़ दो अभी। द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ फ्लोज इन आइदर डायरेक्शंस। हायर इनकम कॉजेज बिल्डिंग अप ऑफ हायर लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ऑब्वियस बात है, अगर आपके पेरेंट्स की इनकम हाई है तो आपकी ह्यूमन कैपिटल भी हाई होगी, आपको एजुकेशन सेंटर में, अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दे सकते हैं। क्यों? आपके पेरेंट्स की हायर इनकम का है। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो अमीर लोग, जो पहले से ही अमीर है, उनकी आगे अमीर बढ़ती रहेगी, रिचनेस बढ़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, उनका बच्चा अच्छे एजुकेशन सेंटर में पढ़ के अच्छी जगह जॉब या बिज़नेस करेगा, तो आगे उसका बच्चा, उसका जनरेशन ये इनकम बढ़ती रहती है। तो हायर लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल कॉजेज़ ग्रोथ ऑफ इनकम, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि नेगेटिव इफेक्ट्स, या कि ऐसा कोई रिलेशन है ही नहीं, ये डिपेंड है ही नहीं क्या ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो आप इतना क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इन एजुकेशन हेल्थ सर्विस, इसको छोड़ देना हमने, ये हमारे को सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। ये हमने कहाँ से लर्न करनी है, ये हमको पीछे MCQ या ऑब्जेक्टिव्स या जो भी क्वेश्चन आंसर दिए होंगे ना पीछे, हम वहाँ से लर्न करेंगे, क्योंकि वहाँ पे खाली लिमिटेड चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपको उतनी ही लर्न करनी है। अब वही लर्न करेंगे, ये पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पे 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे, आप वही लर्न कर लेना, दैट्स इट, ठीक है। ये भी आपको सिर्फ रीड करने को मैं दे रहा हूँ, आपको रीड करना है, इसको भी लर्न नहीं करना आपको। ये वाला पोर्शन जो है, और ये भी आपको रीड करने को ही है। आप लोग रीड करेंगे और आप लोग मेरे को इन्फॉर्म करेंगे। ये 2 बैंक्स की रिपोर्ट्स हैं, इन्होंने किया है कि ह्यूमन कैपिटल कितनी इंपॉर्टेंट है विद रेफरेंस टू इंडिया। इट स्टेट्स दैट बिटवीन 2005 से 2020 में 40% राइज इन एवरेज ईयर्स ऑफ एजुकेशन हुआ है। तो ये सारा रीड करना है। अब आप लोग पूछोगे सर रीड करना अगर एग्जाम में आ गया तो आपको बता दिया, यहाँ से आपने रीड करना है। पीछे आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो भी आपका दिया हुआ है MCQ ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट, वहाँ पे आपको इसके जो क्वेश्चन मिलेंगे आप वहाँ से लर्न करेंगे, क्योंकि पूरा टॉपिक लर्न करने से बच जाओगे। 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन मिलेंगे शॉर्ट में या MCQ में, आप उतना ही लर्न कर लेना, वही आपका मोर देन इनफ है। तो पूरा टॉपिक लर्न करने से आप बच जाओगे। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अच्छा, 1 मिनट ये रह गया है, 1 सेकेंड। इंडिया एज अ नॉलेज इकोनॉमी, इसको आप लोग कर लेना लर्न, मतलब लर्न की ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ऊपर का मैंने काम कहा रीड करना है और यहाँ से लर्न करना है क्वेश्चन आंसर्स में से। ये आप यहाँ से लर्न कर लो कि इंडिया में क्या आजकल नॉलेज के लिए हो रहा है। तो IT सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जा रही है, लोगों को पढ़ाया जा रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स के बारे में नॉलेज दी जा रही है, ताकि आगे का फ्यूचर हमको पता है वही होता है। तो एंटरप्रेन्योर्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस आर नाउ एडवांसिंग व्यूज़ अबाउट हाउ इंडिया कैन ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू नॉलेज बेस्ड इकॉनमी, कि इंडिया को कैसे बदला जाए, किसमें, नॉलेज बेस्ड इकॉनमी में। तो उनको रिजल्ट मिलता है कि बाय यूजिंग नॉलेज बेस्ड इकॉनमी कैसे बन सकती है, बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सेक्टर में जाके। तो IT सेक्टर में जाके हमको देखने को मिलता है कि ई-गवर्नेंस हो रही है। ई-गवर्नेंस मतलब आज अब अमेज़ॉन वगैरह से मंगा रहे हो, ई-कॉमर्स होती है, वो सामान मंगाते हो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से, हम लोग ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं, ई-गवर्नेंस हो रही है। और ऑनलाइन पॉलिटिक्स की मीटिंग हो रही है, और जो रैलियाँ भी आजकल वर्चुअल रैली शुरू हो गई हैं,
तो कितना कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हो रहा है। तो वो कह रहा है कि इंडिया को एज ए नॉलेज बेस्ड कंट्री बनाने के लिए आईटी सेक्टर और ई गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है। द वैल्यू ऑफ आईटी डिपेंड, पर ये कब हो पाएगा, जब वैल्यू ऑफ आईटी डिपेंड्स रियली ग्रेटली ऑन एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि जब हमारे देश में क्या होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, जब हम गवर्नमेंट इसमें पैसा लगाएगी और लोग इतने इंफ्रास्ट्रक्चर से मॉडर्नाइज हो जाएं, उनके पास इतना पैसा हो। हाउएवर फॉर दिस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स टू बी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए एक तो इसके लिए, और आईटी कैन मेक एग्जिस्टिंग एसेट्स एंड प्रोसेस मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। वही चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा तो लोग मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बन जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम, ये पढ़ लेना, ये मैंने जल्दी जल्दी पढ़ाया है। अगर ना समझ आया हो तो मेरे से पर्सनली मिल लेना या मेरे को बता देना, मैं व्हाट्सएप पे कि सर ये वाला समझ नहीं आया, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से यहीं से स्टार्ट कर दूंगा। जो नेक्स्ट वीडियो आपको आएगी परसों, वो यहाँ से आएगी। 5.5 हम पढ़ेंगे डिटेल में, और छोटे छोटे टॉपिक है, देखो 5.5 भी छोटा है नहीं, हाँ, और 5.6, 5.5, 5.6 और 5.7 तक हम लोग पढ़ लेंगे। और उसके बाद एक वीडियो में आपका, आज मंडे है जैसे, तो फ्राइडे तक मैं चाहूँगा 5.7 कंप्लीट हो जाए, 5.8, 5.9, 5.11, तो फ्राइडे तक विल ट्राई कि ये चैप्टर ख़त्म हो जाए, और उसके बाद एक 6 चैप्टर शुरू करके बुक को रोक देंगे, फिर थोड़े दिन मैक्रो पढ़ेंगे, क्योंकि मैक्रो का बहुत बड़ा चैप्टर है पढ़ना। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जिसको जो प्रॉब्लम हो, जो बात समझना, प्लीज़ मेरे से पूछ लिया करो।